हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लिबरलाइजेशन से रिलेटेड वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा लिबरलाइजेशन, उस लिबरलाइजेशन के अंडर में जो चार इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, फिजिकल और एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स थे, वो सारे रिफॉर्म्स जो हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं कि क्या क्या चेंजेस जो हैं 1991 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग किए गए थे। तो स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, विच इज़ प्राइवेटाइजेशन। देखिए, वैसे आप सभी को पता है प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता क्या है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, जहां पर केवल गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन था या केवल गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग थी, जहां पर या वो सेक्टर्स जो पहले टोटली गवर्नमेंट ओन थे, उन सारे सेक्टर्स में अब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की भी पार्टनरशिप जो है उसको अलाउ कर दिया जाना। यानी वो सेक्टर्स जहां पर केवल पब्लिक सेक्टर ही अलाउ था, यानी गवर्नमेंट ही अलाउ थी, चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, अब उन सेक्टर्स में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं या प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है उसको भी अलाउ कर देना, यही कहलाता है प्राइवेटाइजेशन। रीज़न आप सभी को पता है प्राइवेटाइजेशन के पीछे क्या रीज़न थे, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट जो थी वो रेगुलरली लॉस में चल रही थी, और लॉस में चलने का रीज़न भी पता है आपको, करप्शन, गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा इंटरवेंशन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये सारे रीज़न ऐसे थे जिनकी वजह से पब्लिक सेक्टर यूनिट जो थी वो रेगुलरली लॉस में चल रही थी। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए या 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, उस पॉलिसी में ये डिसाइड किया कि अब उन पीएसयूज़ को या उन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाएगा, जहां पर गवर्नमेंट को रेगुलर लॉस हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यही सब कहलाता है प्राइवेटाइजेशन। तो देखते हैं इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रीजंस थे प्राइवेटाइजेशन के पीछे और कहाँ तक हम इसमें सफल हुए हैं, यानी कि गवर्नमेंट सफल हुई है। तो देखिए, प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और द ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि वो सेक्टर्स या वो यूनिट जो पहले टोटली गवर्नमेंट ओन थी, उन यूनिट्स के अंदर अब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी पार्टनरशिप दे देना ही कहलाता है प्राइवेटाइजेशन। जैसा कि अभी आपको इस फर्स्ट लाइन से समझ में आ गया होगा, इट्स एन प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और द ऑपरेशन ऑफ द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। ठीक है, इट implies the gradual withdrawal of the government ownership or the management from the public sector enterprises. It may happen in two ways. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन था या गवर्नमेंट की जो ओनरशिप थी या मैनेजमेंट था, धीरे धीरे वो विड्रॉल होने लगा। इट मे हैपन इन द टू वेज, दो तरीके से हो सकता है ये। फर्स्ट वे, द आउटराइट सेल ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। यानी फर्स्ट तरीका तो ये कि गवर्नमेंट अपनी जो एंटरप्राइजेस हैं उन एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दे या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सेल कर दे। ठीक है, ये तो है फर्स्ट तरीका जिसके थ्रू प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। एंड द सेकेंड थिंग इज द विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्राइजेस, द एंटरप्राइजेस jointly owned by the management and managed by the government and the private entrepreneurs। और दूसरा तरीका ये कि जो एंटरप्राइजेज मिक्स्ड एंटरप्राइजेस थी, मिक्स्ड एंटरप्राइजेज मतलब वो एंटरप्राइजेज जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो थे उन दोनों का कंट्रीब्यूशन से वो एंटरप्राइजेस चल रही थी, तो उन एंटरप्राइजेस से या उन सेक्टर से अब गवर्नमेंट अपना ओनरशिप जो है या अपना जो मैनेजमेंट है उसको विड्रॉल कर ले। तो ये थे दो तरीके जिनके थ्रू प्राइवेटाइजेशन जो है वो हो सकता है या हुआ है। फर्स्ट तरीका तो ये था कि पब्लिक सेक्टर यूनिट जो गवर्नमेंट के अंडर थी उनको क्या करे, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स को सेल कर दे। और दूसरा तरीका ये कि जहाँ पर दोनों जॉइंटली वर्क कर रही थी, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट अपना मैनेजमेंट या अपनी ओनरशिप जो है वहाँ से ख़त्म कर ले। तो ये दो तरीके हो जाएंगे जिसके थ्रू प्राइवेटाइजेशन जो है वो हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नीड्स फॉर द प्राइवेटाइजेशन, कि ये जो प्राइवेटाइजेशन किया गया इन 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो इसकी ज़रूरत क्या थी, क्यों ज़रूरी था प्राइवेटाइजेशन। जैसा कि इन शॉर्ट तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्या क्या रीज़न थे कि जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन जो है उसको इंपॉर्टेंस दी गई या प्राइवेटाइजेशन किया गया। फिर भी कुछ पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, उनको देख लेते हैं।
द नीड फॉर द प्राइवेटाइजेशन वॉज फेल्ट मेनली बिकॉज ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द PSUs। किसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन की जरूरत पड़ी? पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द PSUs, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो थी उनकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से प्राइवेटाइजेशन जो है उसकी जरूरत पड़ी। नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन दिस रिगार्ड। अब ये पुअर परफॉर्मेंस क्या थी, क्यों थी, ये सारी चीज़ें जो हम इन पॉइंट्स के थ्रू देख लेंगे। मतलब पूरा डिटेल में हम समझ लेंगे कि किस तरह से ये परफॉर्म कर रही थी PSUs और फिर उनमें क्या क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन जो है उसको करना पड़ा। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान असेसिंग अ की रोल टू द PSUs। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1991 से पहले प्राइवेट सेक्टर्स को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, या इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर या और भी अदर सेक्टर जो है उनके अंदर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो थे उनको पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं था। यानी टोटली जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह थी वो सभी पब्लिक सेक्टर में थी। तो ये जो पब्लिक सेक्टर में एंटरप्राइजेज दी गई वो दी गई सेकेंड 5-year प्लान के अंदर। सेकेंड 5-year प्लान कब से स्टार्ट हुआ था? 1956 से। 1951 से फर्स्ट 5-year प्लान था, 51 से 55 तक, और 56 से हमारा सेकेंड 5-year प्लान जो है वो था। तो सेकेंड 5-year प्लान के अंदर ही जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उस इंडस्ट्रियल सेक्टर को PSUs के अंदर यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के हवाले कर दिया गया था कि भाई अब उसको पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वो सारी इंडस्ट्रीज वगैरह जो है उनको मैनेज करेंगी। ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी पब्लिक PSUs की इम्पोर्टेंस की। द सेकेंड थिंग, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 clearly and categorically stated that the significance of PSUs in the process of the growth and development। और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए थे 1956 के अंदर, वहाँ पर क्लियरली ये लिखा हुआ था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए PSUs की क्या इंपॉर्टेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ये उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि PSUs को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। द थर्ड थिंग, it is beyond the doubt that it was thought the spread of the PSUs that India could diversify its industrial base between the period of 1951 to 1991। नो डाउट प्राइवेट सेक्टर की अभी ज़रूरत पड़ रही है, प्राइवेटाइजेशन किया गया है, लेकिन 1951 से फिर 1991 के अंदर PSUs ने भी कोई ज़्यादा बेकार परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दी थी, ठीक परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वेरियस डाइवर्सिफिकेशन जो है वो देखने को मिले थे। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो थे जो बन रहे थे पहले ऑलरेडी, उन सेक्टर्स में भी थोड़ा डिफ्रेंशिएशन जो हमारे को देखने को मिला, यानी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट जो हैं वो मैन्युफैक्चर होने लगे थे। ये चीज़ हमारे को देखने को मिली थी। तो नो डाउट अच्छा परफॉर्म किया ही था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो इनकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होने लग गई। तो देखिए फोर्थ पॉइंट, it was on account of the spread of the PSUs that the Indian economy underwent a structural transformation। ये वर्ड पहले भी आया था, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या मतलब था स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब था प्राइवेट या प्राइमरी सेक्टर जो था उस प्राइमरी सेक्टर से थोड़ा फोकस हट करके सेकेंडरी सेक्टर पर शिफ्ट हो जाना। यही था आपका स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब। तो इसी के आगे दिया हुआ देखिए, पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एज देयर सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड एंड देयर वॉज ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री टू द GDP। PSUs given Navratnas, 9 jewels of the Indian industry besides a host of a mini Ratnas। देखिए जैसा कि हमने कहा अभी 1951 से 1991 के अंदर PSUs ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि भी इस टाइम पीरियड के अंदर ही स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर देखा गया था। यानी लोग जो है वो एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होकर के सेकेंडरी सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे अपने जीवन जीने के लिए या अपने लाइवलीहुड के लिए। तो इस वजह से एक इंडस्ट्रियल या हम कहें कि इंडस्ट्रीज़ का जो कंट्रीब्यूशन था GDP ग्रोथ के अंदर वो नो डाउट परसेंटेज के अंदर हम वो देखें तो वो चीज़ इंक्रीज हुई थी। और इसी टाइम पीरियड के अंदर PSUs gave us द नवरत्नास। PSUs यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने हमें नवरत्न जो है वो दिए थे। अब हम इस बात को आगे डिस्कस करेंगे कि नवरत्नास क्या है। नवरत्नास का वैसे बेसिकली मतलब होता है 9
फर्म्स कह सकते हैं हम, या ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं, या हम इंडस्ट्रियल यूनिट्स कह सकते हैं, जो 1951 से 1991 के अंदर पीएसयूज का जो टाइम पीरियड था, उस पीएसयूज के टाइम पीरियड के अंदर उभर करके सामने आई थी, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो। तो कौन सी हैं, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ही नवरत्नास के साथ साथ ही मिनी रत्नास जो हैं, यानी मिनी रत्न जो हैं वो भी हमारे को दिए थे पीएसयूज ने ही। तो अब तक तो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है पीएसयू। आगे देखते हैं। ग्रेजुअली द मोस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टर्न्ड इनटू अ सोशल डेड वेट और अ सोशल लाइबिलिटी, माउंटिंग लॉसेज ऑफ द पीएसयूज बिकम द अनसस्टेनेबल। और धीरे धीरे क्या होने लग गया कि ये पीएसयूज जो हैं, मोस्टली पीएसयूज, वो पीएसयूज जो हैं धीरे धीरे लॉस में आने लग गई और एक सोशल लाइबिलिटी बन गई। यानी गवर्नमेंट के लिए इनकम अर्न करना तो कहीं गया, बल्कि बहुत सारी पीएसयूज जो थी वो रेगुलर लॉस में चल रही थी। इसकी वजह से गवर्नमेंट जिन पीएसयूज से प्रॉफिट अर्न कर रही थी, वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो उन पीएसयूज में यूज हो रहा था जो पीएसयूज रेगुलरली लॉस में चल रही थी। तो इसकी वजह से पीएसयूज का जो लॉस था वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया अपने पीएसयू जो है उसका लॉस इंक्रीज होना। 6 पॉइंट देखिए। द लीकेज, पिल्फरेज, inefficiency and the corruption had become so rampant in the PSUs that the privatizations was considered as the only remedy. लेकिन धीरे धीरे क्या होने लग गया, इनएफिशिएंसी, करप्शन, पिल्फरेजेज, लीकेज, डिले इन द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, ये सारी प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे पीएसयूज के अंदर देखने को मिल गई कि यानी ये यूनिट जो है रेगुलरली लॉस में चल रही थी। उसके रीजंस जो है ये सारे थे, करप्शन की वजह से, इनएफिशिएंसी वजह से, वर्क में डिले होने की वजह से, प्रमोशन में कोई क्राइटेरिया नहीं होना, वर्क और रिवॉर्ड के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप का नहीं होना। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, इनकी वजह से पीएसयू जो है वो लॉस में आने लग गई थी। और इसी के साथ में फिर इसका एक ही सोल्यूशन दिखा, और वो सोल्यूशन था प्राइवेटाइजेशन, कि इन फर्म्स को जो रेगुलर लॉस में चल रही है इनको या तो बंद कर दो या फिर इनको प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दो। और प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद में हो सकता है इनके अंदर इंप्रूवमेंट जो है वो हो जाए। तो 7 पॉइंट देखिए। अकॉर्डिंगली इन 1991 द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू phase out the public enterprises by selling its equity to the private entrepreneurs. Privatization was the replace the public ownership of a large number of the enterprises. और फिर 1991 के अंदर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि गवर्नमेंट जो है अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का जो शेयर्स है वो शेयर्स प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सेल करेगी। और इससे के साथ ही धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है उनको प्राइवेट सेक्टर्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह से पब्लिक ओनरशिप अब रिप्लेस हो गई प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर या प्राइवेट ओनरशिप के अंदर। लास्ट पॉइंट 8 पॉइंट देखिए। हाउएवर इन द व्यू ऑफ देयर द efficient performance, the Navratnas were to be rented as a public sector enterprises. Indeed, the government decided to upgrade their function freedoms with the view to the enhancing their competitive strength. लेकिन देखिए जैसा हमने कहा बहुत सारी यूनिट्स को पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने दे दिया या देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर भी जो नवरत्नास थे यानी जो 9 ऑर्गेनाइजेशंस थी बड़ी बड़ी जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही थी उनको गवर्नमेंट ने फिर भी अपने अंडर में ही रखा। यानी इन सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को नहीं दिया, या प्राइवेट जो पार्टनरशिप है या प्राइवेट ओनरशिप है उसको इसमें अलाउ नहीं किया। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिन पॉइंट्स के थ्रू हमने देखा कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक यानी 1951 से लेकर के 1991 तक क्या क्या ऐसी कंडीशंस आई जिनकी कंडीशन की वजह से प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक ज़रूरत बन गया। ठीक है, तो ये थे सारे 6 पॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट, जो हम नवरत्नास की बात कर रहे थे या नवरत्न की बात कर रहे थे वो 9 ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक सेक्टर के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर में अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वो सारी 9 ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे को यहाँ पर दी हुई है कि वो कौन कौन सी 9 ऑर्गेनाइजेशन थी। तो जैसा कि आपको इसके अंदर दिख रही होंगी वो सारी 9 ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक सेक्टर में होते हुए भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इनके बारे में। वैसे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है इंडियन ऑयल है, हमारा भारत पेट्रोलियम है, ONGC है, सेल है, HP है, NTPC है, फिर विदेश VSNL है, IPCL है और भेल है। तो ये कुछ नवरत्न जो है वो हमारे को दे रखे हैं, इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं हम लोग।
तो देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द PSUs इन इंडिया, द नवरत्नास रेफर्स टू द 9 such profit making companies which are compared with the countries in the court of King Vikramaditya, who were men of the eminence and the rare wisdom. देखिए स्टूडेंट, ये नवरत्नास जो नाम मिले, वो नवरत्नास नाम कैसे मिले इनको? आप सभी को पता है विक्रमादित्य जो थे बहुत अच्छे और बहुत ही मतलब कह सकते हैं फेमस राजा जो थे यहाँ के भारत के अंदर। उनके दरबार के अंदर 9 रत्न हुआ करते थे। 9 रत्न मतलब 9 लोग ऐसे हुआ करते थे जो अलग अलग फील्ड से रिलेटेड थे, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो थे, वो 9 रत्न इनके दरबार के अंदर हुआ करते थे। तो उन 9 रत्नों के हिसाब से ही गवर्नमेंट ने भी अपने ऐसी 9 ऑर्गेनाइजेशन या 9 कंपनीज को सेलेक्ट किया जो अच्छी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस थी पब्लिक सेक्टर के अंदर। तो उसी से इनको भी 9 रत्न जो है नाम मिले। विक्रमादित्य के टाइम पर जो 9 रत्न थे उसके हिसाब से इनको नाम दिए गए। दीज 9 इंडस्ट्रीज आर, अब जैसे 9 जो ये 9 रत्न हैं, इन नवरत्नों के नाम दिए हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है IOC। IOC मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। सेकेंड नेम आता है BPCL यानी भारत पेट्रोलियम एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड। थर्ड नेम है ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। फोर्थ नेम है आपका सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर फिफ्थ नेम है आपका भेल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सिक्स नाम है आपका IPCL का मतलब है इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। सेवंथ नाम जो है वो VSNL है। इट्स VSNL नॉट BSNL, है ना। VSNL मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड। वहीं आपके BSNL भी है, तो BSNL का नाम होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, लेकिन BSNL इन नवरत्नास के अंदर नहीं है। नवरत्नास के अंदर है VSNL, है ना, विदेश संचार निगम लिमिटेड। 8th नंबर पर आता है NTPC का मतलब है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और लास्ट नवरत्न जो है वो है हमारा HPCL मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये हैं हमारे 9 नवरत्नास, यानी वो 9 कंपनीज जो पब्लिक सेक्टर में होते हुए भी अच्छा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन करके सामने आई थी और अभी भी है। सारी फर्म जो है अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये हो गई हमारी नवरत्नास। However, with the passes of the time, the Navratna's status was no longer confined to these 9 industries only. लेकिन जैसे जैसे अब टाइम निकलता गया 1991 के बाद में जो रिफॉर्म्स हुए उसके साथ साथ में इनमें भी कुछ थोड़े चेंजेस किए गए। तो ये नवरत्ना जो है केवल 9 तक लिमिटेड नहीं होकर के थोड़े बहुत और इसमें इंक्रीज हुआ। इट वॉज अकॉर्डेड टू द अदर इंडस्ट्रीज एज वेल द लाइक द MTNL मतलब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एंड द ऑयल इंडिया लिमिटेड। इन ऑल 16 इंडस्ट्रीज हैव अर्न द डिस्टिंक्शंस ऑफ द एक्वायरिंग नवरत्ना स्टेटस। यानी पहले 9 ही इंडस्ट्रीज थी, लेकिन इसके बाद में 16 इंडस्ट्रीज और इसके अंदर ऐड हो गई जो अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो नवरत्नास का स्टेटस जो था अब चेंज होकर के वो नवरत्नास नहीं बल्कि अब 9 + 16 इंडस्ट्रीज और एक्स्ट्रा हो गई। तो अब इनको कुछ और नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया? अब अगला पॉइंट दे रखा महानवरत्नास। महारत्नास ही है। इन 2009 द गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू द महारत्नास स्टेटस द PSUs हैविंग द अर्निंग इट्स स्टेटस इंक्लूड। अब देखिए, पहले तो नवरत्नास ही थे ओनली। 2009 के अंदर गवर्नमेंट ने एक और स्टेटस या एक और कैटेगरी निकाली, वो थी महारत्नास। तो इसमें कौन कौन थे? इसमें था सबसे पहले कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। सेकेंड था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC आपका ऊपर भी था नवरत्नास के अंदर। थर्ड था नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, ऊपर भी था ये नवरत्नास के अंदर। फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, नेक्स्ट नेम ONGC। फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल एंड द भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL। देखिए सारे नाम वो के वही, एक नया नाम और ऐड हुआ था इसके अंदर IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। हैव द मूव्ड फ्रॉम द नवरत्नास टू द महारत्नास स्टेटस। IOC जो था आपका पहले नवरत्नास के अंदर था, अब वो नवरत्नास से मूव होकर के
महारत्नास के अंदर शिफ्ट हो गया। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज और इसके अंदर ऐड हो गई। फिर इसके साथ साथ महारत्नास के साथ में कुछ मिनी रत्नास जो है वो भी इंडस्ट्रीज आ गई, यानी कुछ और इंडस्ट्रीज भी इसमें ऐड हुई जो अच्छा प्रॉफिट कर रही थी। रिसेंटली येट अनदर स्टेटस कॉल्ड द मिनी रत्नास हैज बीन क्रिएटेड टू एनकरेज द PSUs to improve efficiency and the profitability. So far the 75 PSUs have been awarded as a mini रत्नास status. ऊपर जो ये नवरत्नास और महारत्नास की परफॉर्मेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि कुछ और इंडस्ट्री जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उनको और एनकरेज करने के लिए उनको मिनी रत्नास का अवार्ड या स्टेटस जो है वो उनको दिया जाएगा, ताकि वो और एनकरेज हो सकें और अच्छा परफॉर्म जो है वो कर सकें। तो ये एक मिनी रत्नास का स्टेटस जो है और दिया गया इंडस्ट्रीज को जो अच्छा परफॉर्म कर रही थी। द नवरत्नास हैव ऑफ 10 been quoted by the government as the epic center of the growth in the Indian economy, and it is not denying that the fact that these enterprises about an exemplary shift in the concept of the industrializations in the economy. These enterprises served not only as a significant source of the employment but also as an infrastructural base that induced the private investments in the diverse area of the industrial growth. तो देखिए ये जो PSUs थी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इन PSUs की वजह से ना केवल एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हुआ बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स को एक इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस प्रोवाइड करने में भी इन इंडस्ट्रीज़ ने बहुत हेल्प की। तो देखिए भले ही हम ये कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट जो थी वो लॉस में चल रही थी, इस वजह से प्राइवेटाइजेशन जो है वो हुआ, लेकिन फिर भी पब्लिक सेक्टर यूनिट जो थी PSUs जो थी जिनके अंदर ये सारे नवरत्नास, मिनी रत्नास, महारत्नास हमने देखे, ये अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इन द वेक ऑफ द प्राइवेटाइजेशन द गवर्नमेंट हैड इनिशिएटेड थ्रू दो ऑफ द डाइवर्स डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द नवरत्नास एज वेल, बट ओइंग टू अ stiff political resistance, it is now decided to develop the Navratnas as a global players in their पर्सपेक्टिव एरियाज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जैसे कि प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने ये जो नवरत्नास थे इन नवरत्नास को भी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर्स में देने के लिए फोर्स किया गया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इन सेक्टर्स को अपने अंदर ही रखा और अपने अंडर रख कर के ही इनको अच्छा इम्प्रूव किया, इनकी जो फंक्शनिंग थी उस फंक्शनिंग पर फोकस किया। और आज जो हैं ये PSUs जो हैं वो आज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो देखिए गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा तो किया ही है। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ के साथ अच्छा नहीं था जो परफॉर्म नहीं किया उन्होंने, बाकी इन इंडस्ट्रीज़ ने अच्छा परफॉर्म किया और अभी भी कर रही हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा नवरत्नास मतलब क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर बनता है, नवरत्नास पर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा। नवरत्नास के अंदर कौन कौन सी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आती हैं, आपको नाम याद रखने हैं इनके, बाकी आप लिख लेंगे कि भाई नवरत्नास मतलब क्या था, कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अच्छा परफॉर्म कर रही थी उनको कहा जाता है नवरत्नास। फिर उसके अंदर महारत्नास और मिनी रत्नास स्टेटस जो है वो भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को PSUs को दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया प्राइवेटाइजेशन के बारे में। अब हम प्राइवेटाइजेशन के गेन्स और डिसएडवांटेजेस या लॉसेस जो हैं वो हम देखेंगे, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।